हाय दोस्तों, मैं आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम आज पढ़ेंगे, जहां शुरुआत किए थे उसके अगली कड़ी में, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम पार्ट 1 पढ़ लिए थे। और उसमें क्या पढ़े थे, जितने सारे यूरोपीय कंपनियां हैं उनका आगमन हो चुका था। कौन सी कंपनी कब आई, ये इस बात को हमने जानी थी। जो खास जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं हमने पढ़ लिए थे। और उन कंपनियों में सबसे पहले आई थी वो कंपनी कौन थी? वो थी कंपनी पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाल की जो कंपनियां हैं जो सबसे पहले आई, मतलब समुद्री मार्ग द्वारा, तो समुद्री मार्गों से प्रवेश करने वाली भारत में या यूरोपीय एशियाई क्षेत्र में जो सबसे पहले आती है वो है पुर्तगाली कंपनी। तो हम सबसे पहले इस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इस कंपनी में सबसे पहले कौन आया था, इस कंपनी का जो पुर्तगाल के जो निवासी हैं, सबसे पहले भारत में कौन आया था? तो सबसे पहले भारत में आने वाला है वास्को डी गामा। जो हम पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं कि वास्को डी गामा आता है 1498 में, सबसे पहली बार आता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। क्योंकि ये आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में पहली बार। दूसरी बार बात करें तो 1500 में आया था पेड्रो अल्वारेज। कौन आया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये था दूसरा व्यक्ति, यूरोपीय व्यक्ति, पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत में दूसरी बार आया था। फिर पुनः तीसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आता है। कब आता है? तीसरी बार आता है, लेकिन ये आता है दूसरी बार। वास्को डी गामा आया 2 बार, मतलब ये पहला आया था 1498 में और यही पुनः आता है 1502 में। यदि यूरोपीय की बात करें कि पुर्तगाली ये भी है, चूंकि ये आया था 98 में, फिर आया था 1502 में, तो ये आ गया 2 बार और ये हो गया, तो 3 बार आ गए। लेकिन 2 व्यक्ति ही कहे जाएंगे इस पर कि 2 व्यक्ति आया। चलिए अब हम बात करते हैं, तो 2 में आने के बाद क्या होता है? तो 2 में आता है, और तो 2 में आने के बाद वहां से जब आता है तो यूरोप से अच्छा सा उपहार, जो भारतीय राजा उसमें थे जमोरिन, उनके लिए बहुत ही अच्छा सा उपहार लेकर आता है। क्या उपहार तो लाना बनता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, कुछ भारी भरकम सब मिल जाएगा तभी ना अच्छा लगेगा। बात है कि नहीं? तो यही बात है। अपना बेचारे जो थे व्यक्ति वास्को डी गामा पुनः आते हैं 1502 ईस्वी में, और उसमें जमोरिन के लिए जो राजा है बहुत अच्छा उपहार लाते हैं, जिसे बेचारे जो राजा हैं जमोरिन बहुत खुश हो जाते हैं। और खुश तो होंगे ही, कहें कि अच्छा सा पहले से एक बार संबंध बन चुका है, फिर ये दूसरी बार आए हैं। शायद यदि कोई व्यक्ति जब दूसरी बार आता है तो वैसे ही संबंध अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि एक बार भेंट हो चुका रहता है। और किसी व्यक्ति से पहली बार उतना घनिष्ठता संबंध नहीं हो पाती है, और वही व्यक्ति और दूसरी बार मिलता है तो आदमी उसके बारे में पहले से जान रहा होता है। चूंकि 1500 में आया था पेड्रो अल्वारेज, इनसे कोई खास बात नहीं बनी, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने के लिए वास्को डी गामा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो अपने माध्यम से इस बात को चलाए। और 1502 में जब आते हैं वास्को डी गामा, तो अच्छा सा मित्रतापूर्ण संबंध बन जाता है। पहले भी मित्रतापूर्ण थे, लेकिन उतना गहरा नहीं था। और जब 2 में आते हैं वास्को डी गामा, तो जमोरिन के साथ अच्छा सा व्यवहार बन जाता है। जब आते हैं उपहार लाते हैं, तो जो राजा है जमोरिन वो भी खुश होते हैं, और उनकी जो रानी है वो भी खुश होंगी। ये तो बात की बात है। खुश तो होना है दोनों भाई को, दोनों आदमी को, मैंने दोनों जोड़ी को। तो 2 में क्या होता है
यहाँ से जो अच्छा सा बात विचार बन जाता है, राय सलाह हो रहा होगा, इसके ठीक बाद जो इतना संबंध बन ही गए तो आगे बात बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 1503 ईस्वी में पुनः कोचीन में, ये जो क्या है, यहाँ पर कोचीन है, यहाँ पर केरल है, ये सब केरल भाग, तो केरल की जो कोचीन है, इसी चूंकि समुद्री इलाका पर इनका काम होता है, क्योंकि पुर्तगाली लोग या कोई भी कंपनियां आएगी तो समुद्री क्षेत्रों में ही अपना अधिकार जमाएगी, क्योंकि इनको यहीं से व्यापार करना है। तो इसी कोचिंग में सबसे पहले जो कंपनी बनती है 1503 ईस्वी में व्यापारी कोठी बन जाती है इस कोचिंग वाले स्थान पे। तो 2 में आता है, अपना अच्छा सा सलाह हो जाता है, अच्छे संबंध बन जाते हैं। तो 3 ईस्वी में क्या होता है, कोठी की स्थापना हो जाती है। व्यापारी कोठी मतलब जो माल गोदाम, यहाँ पर माल बनता है, माल जो बनकर तैयार हो गया, उस माल को रखने के लिए एक जगह की आवश्यकता पड़ती है, उसी जगह को बोलते हैं माल गोदाम, और इसकी भाषा में फैक्ट्री बोलते हैं। जहाँ माल को बहुत इससे ज़्यादा माल बन रहा है, बहुत ज़्यादा माल स्टॉक हो गया, उस स्टॉक माल को एक अच्छे जगह सेफ्टी रखने के लिए माल गोदाम का प्रयोग किया जाता है। उसी को वही एक कंपनी कोचीन में सबसे पहली बार बनी, कब, 1503 में। तो हमने ये पढ़ा कि 3 में फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है, और सारे भी यहाँ पर अब व्यापार की काम शुरू हो जाता है। भारत में जो पुर्तगालियों का जो व्यापारी जो व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थाएं सब चल रही है, व्यापार भी हो रहा है। लेकिन अब एक अच्छा सा जो थी है क्या व्यापार है, तो अच्छा सा व्यापार करने के लिए अब कुछ ढंग से एक व्यक्ति चाहिए, क्योंकि उन लोग को अच्छा से व्यापार करना है, बढ़िया से, एक नीति पूर्वक, एक किसी रूल पूर्वक। तो वहाँ की जो सरकार है, जो पुर्तगाल की राजा हैं, जो शासक हैं, अच्छे से व्यक्ति की खोज में है, तलाश में है, जो व्यक्ति भारत में आकर के इस काम को आगे बढ़ाए, इस नीति को और आगे बढ़ाए। तो इनमें पारी पारी से 3 गो राजाओं को, 3 गो व्यक्ति को क्या करता है, उसको चुनता है, सिलेक्शन करता है। तो उन व्यक्ति में सबसे पहला जो व्यक्ति है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। अब किसी क्षेत्र में, किसी नए नए जगह पर राज करना है, व्यापार करना है, हर एक चीज में काम करना है, या हस्तक्षेप करना हो, चाहे कोई भी काम हो, तो अच्छा सा योग्य व्यक्ति की तलाश रहेगी। तो उनमें सबसे पहला व्यक्ति चुन करके पुर्तगालियों द्वारा जो आगे शासक हैं, जो राजा हैं, भेजते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, जो 1505 से लेकर के और 1509 तक ये रहते हैं और अपनी नीतियों पर काम करते हैं। तो इनकी नीतियाँ क्या थी इनके समय में, देखते हैं। क्योंकि जो अल्मेडा है, ये प्रथम व्यक्ति थे जो प्रथम वायसराय बनकर भारत में आए थे अपने काम को अंजाम देने के लिए, नीतियों को लागू करने के लिए, कि उन्हें क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस ढंग से करने हैं। तो ये बात हमने ये पढ़ा कि प्रथम वायसराय बनकर भारत में आए। कौन आए? तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पुर्तगाली का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रथम वायसराय बनकर आया था। तो हम आराम से मार सकते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगर ये नाम नहीं देगा फ्रांसिस्को डी, तो अल्मेडा देगा, तो ये भी अंतिम वाला नाम भी सही है। चलिए यहाँ पर आते हैं। क्योंकि एक हुआ था इनके ही समय में, जो अल्मेडा साहब हैं, इनके समय में एक हुआ था चौल का युद्ध। तो चौल कहाँ है? चौल है गुजरात के सूरत के पास, क्योंकि सब समुद्री इलाका में ही है। इन लोगों का जो भी काम है वो समुद्री इलाके में ही होगा। तो जो गुजरात की जो सूरत है उसके पास है चौल युद्ध। क्या हुआ कि करीब 1508 में, करीब नहीं 1508 में ही अल्मेडा साहब और उनके पुत्र, और दूसरी तरफ मिस्र, तुर्की और गुजरात का शासक, जो वहाँ शासक था उसमें गुजरात का, वे तीनों मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं? यहाँ मिलते हैं कौन कौन?
यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए मिलता है, एक रहता है मिस्र का, और एक है तुर्की का, और एक है गुजरात का शासक रहता है। ये तीन को मिलकर के एकजुट, और एकजुट में अल्मेडा और उसके पुत्र। चूंकि युद्ध होती है, उस युद्ध में क्या होता है कि अल्मेडा साहब के जो पुत्र हैं बेचारे अकेले पड़ जाते हैं। हो सकता है अब जितने लोग हैं सभी लोग इकट्ठे हो नहीं पाएंगे, कभी काल कोई यहाँ हो गया, कोई वहाँ हो गया। उसी दौरान के समय में जो उनके पुत्र थे कभी अकेला पा गए, तो इन तीनों ने मिलकर के उनकी हत्या कर दी। मिस्र, तुर्की और गुजरात के जो शासक थे, तीनों ने मिलकर के उसके पुत्र की हत्या कर दी। कब? 1508 ईस्वी में। अब बात यहाँ आती है कि भाई अल्मेडा साहब का पुत्र तो मर गया, इनके अंदर वो चीज़ क्या फीलिंग आता होगा वही जानते होंगे। अंदर से बहुत ही बेचारे क्या हो गए, बहुत से आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गई, होना लाजमी है। तो फिर पुनः ये घटना होने के बाद 1509 में क्या होते हैं, दोबारा युद्ध होता है दोनों गुटों के बीच, ये गुट और वो गुट जो अल्मेडा साहब हैं। तो क्या होता है, उस युद्ध में अल्मेडा साहब की होती है विजयी, और ये लोग परास्त हो जाते हैं, परास्त करते हैं तीनों को, और अल्मेडा साहब जीत जाते हैं। अब क्या होता है, जब जीतने के बाद दूसरा का जो टॉपिक है हमारा शांत जल की नीति और ब्लू वाटर पॉलिसी, क्योंकि ये सब धीरे धीरे आता जाएगा, मेन पॉइंट पर हम पढ़ेंगे। ये तो परास्त हो गए, और उनके जो भी क्षेत्र थे भागे, आराम से भगा के यहाँ आराम से उस पर अधिकार कर लेंगे, वही तो काम था। युद्ध में हराओ, स्थान को प्राप्त कर लो। इनके में एक और थी नीति, शांत जल की नीति, जिसे हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये नीति क्या थी? ये नीति एक ऐसी नीति थी जिस नीति में उस क्षेत्र में हिंद महासागर की बात करें या उसके आसपास में जो भी क्षेत्र थे, इनका तो अधिकार, अरब सागर जो क्षेत्र है लगभग यहाँ पर भी हर एक क्षेत्र में इनका अधिकार हो गया था उसके इर्द गिर्द में। तो यहाँ पर इनका ये नीति था कि उस क्षेत्र से कोई भी जहाज किसी भी देश का हो, किसी भी कंपनी का हो, या स्वयं भारत का भी यदि कोई जहाज बेड़ा जा रही है, तो उस बेड़े को इन लोगों से परमिशन करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। बिना परमिशन के उस क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति का जहाज, व्यापारिक जहाज हो या कोई जहाज हो, इनसे आप परमिट करवाइए, समझिए बुझिए, उसके बाद कहीं आप जाइए। ये इनकी नीति बन गई, क्योंकि ये मतलब जो वाटर पॉलिसी है उस जल क्षेत्र के अंतर्गत में इनका धाक बन गया था। कोई व्यक्ति हो, इनसे बिना पूछे कोई जा नहीं सकता था। और चूंकि एक बात है, यदि कोई भी जहाज जा रही है, कंपनी की जहाज हो, जहाज पूर्ण रूप से माल से भरा हो, कि दूसरे 10 देश में जा रहा है, वहाँ पर मतलब पूर्ण रूप से जहाज को भर करके माल गोदाम से पूरा माल को सामान करके लोड किया गया, फिर वो जहाज जा रही है। तो एक बात है, जो जहाज इस नीति में अंतर्गत आती थी और जो आएगी तो इस नीति को अपनाना पड़ेगा, कोई शक नहीं है कि अपना ही अपनाना पड़ेगा। तो उस जहाज को क्या हो रहा था, वाटर पॉलिसी के अंतर्गत में परमिट व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है ये था गोवा में। तो गोवा में ये व्यवस्था प्रचलित थी, स्थापित किया गया था कि गोवा सब जाइए, वहाँ से परमिट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो परमिट कराने के बाद एक व्यवस्था था जिसका नाम है अल्मेडा व्यवस्था। जिस जहाज का परमिट हो गया, उस जहाज को सुरक्षात्मक देने के लिए, उसको बचाव के लिए, रख रखाव के लिए कोई बाहरी कोई आदमी, कोई बाहरी लुटेरा, चाहे कोई भी हो, कोई बाहरी व्यक्ति इस नाव को लूट न ले। क्योंकि उस समय उस सागर में जो होते हैं लुटेरे लोग काफ़ी मात्रा में थे, तो उन लुटेरों से बचाने का काम ये करते थे, जिनमें ये अल्मेडा व्यवस्था प्रचलित थी। तो वाटर पॉलिसी थी ही, इसमें अच्छे लाभ भी थे। यहाँ से
परमिट करवाइए, इसके बाद आप परमिट व्यवस्था को दी जाएगी। तो ये था पुर्तगाली नीति में ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत, ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं आगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक रहे थे। चूंकि जो अल्मेडा साहब हैं ये पुर्तगाली शासक का संस्थापक माने जाते हैं। चूंकि पहली बार आए थे तो इन्होंने उसको स्थापना किया था पुर्तगाली शासक का। चूंकि इन व्यक्ति को जो अल्बुकर्क हैं इनको वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विशेष कुछ कैसे काम किए, अपने क्षेत्र विस्तार में कुछ काम किए, अपने जो क्षेत्र है इनके क्षेत्र में और बेसी क्षेत्र को, ज़्यादा क्षेत्र को अपने में कब्जे करना, दूसरी राज्य सीमा को अपने क्षेत्र में मिला लेना, ये सब कुछ काम किए जिनके कारण इनको वास्तविक संस्थापक नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनकी जो राजधानी है ये कोचीन में ही अपनी राजधानी को बनाते हैं, ठीक है। और चूंकि 1503 में ही ये जो अल्बुकर्क हैं एक कमांडर के रूप में भारत में आए थे। ये पहले ही भारत में आ गए थे, कब? तो 1503 में। किस रूप में? तो कमांडर के रूप में यहाँ काम कर रहे थे, कार्यशील थे, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को पढ़ लिया। अब एक बात है, उसी समय में 9 में ये आए शासन व्यवस्था में, और 10 में एक बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनसे युद्ध हुआ, और युद्ध करने के पश्चात गोवा पर ये चढ़ाई किए और गोवा को अपना अधिकार में कर लिए। क्योंकि इसको परास्त किए आदिल शाह को, और परास्त करने के बाद गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। तो इनकी ये नीतियां थी कि अपने क्षेत्र में सम्मिलित करना। इसमें इन लोगों में अल्बुकर्क में एक और नीति थी। इनका जो नीतियां थी उस नीतियों में कुछ ऐसी नीतियां थी जो हमें अभी तुरंत चर्चा करने वाले हैं। जैसे ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो चूंकि भारत में उसमें सती प्रथा खूब चल रहा था, तो सती प्रथा को बंद करने का काम इन्होंने शुरू किया, ताकि उन स्त्रियों से ये लोग शादी कर सकें। और शादी करने के लिए उकसाया, इस बात पर जोर दिया जाए, हर एक व्यक्ति से ऐसी बात को, प्रस्ताव को रखा। और ऐसा इसलिए, यदि भारतीय नारी से यदि हमारा संबंध बनता है, शादी होती है, तो उन लोगों के मन में हम लोग के प्रति, मतलब पुर्तगाली के प्रति अच्छा भाव होगा, अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे, तो हम अपना राज्य काम करने में, राज्य विस्तार करने में हमारा अच्छी भूमिका होगी। और दूसरी बात ये है, इन्होंने खूब इस क्षेत्र में धन लूटने का काम किया। नीतियाँ भी यही है, खूब धन लूटो, सोना हो चांदी हो जो भी मिले उसको लूटते रहो, जिस रूप से मिले उसको लूटना है। तो प्रचार कर लिए, खूब धन लूटे। इसके बाद सती प्रथा बंद करवा दिए, इसलिए बता ही दिए कि जितने नारी होगी और हम शादी करते हैं उनसे परिवार से भी अच्छे संबंध बनेंगे। तो इनकी ये कुछ नीतियाँ थी। कौन नीतियाँ? सती प्रथा बंद करवाए, भारतीय नारी से शादी करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार किए। जितने भी उसमें जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपने बस में लाना आसान था, अपने धर्म में लाना आसान था, उन व्यक्ति के प्रति ऐसा भाव व्यक्त किया गया, ऐसे बात को प्रचार किया गया। तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी इस धर्म में शामिल हुए, ईसाई धर्म में। ये था हमारा आज का टॉपिक, और हम अगली कड़ी पढ़ेंगे। इनमें एक टॉपिक बाकी है, नीनो डी कुन्हा से 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया है, तीसरा पॉइंट बाकी है। और इसके बाद हम आगे जो अगली कंपनी आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, चले जाए दीजिए।